हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। तो कैसे हो आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही है। तो आज की इस वन शॉट वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लेकर आऊंगा एक अनदर वन शॉट वीडियो, इसमें हम डिस्कस करेंगे डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में। तो आज का ये हमारा जो वन शॉट वीडियो होगा ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स के अंडर में जो डेथ ऑफ पार्टनर है, या हम यूं कह लें कि जहाँ रिटायरमेंट और डेथ कुछ बुक्स में एक साथ दिया है, बट हमने इसका अलग अलग वन शॉट बनाया क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग हैं। तो आज इस वन शॉट वीडियो में हम रिटायरमेंट के बाद जो डेथ के कॉन्सेप्ट हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बगैर किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि डेथ का कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट से कैसे अलग है, तो रिटायरमेंट से अलग होने का एक बेसिक रीजन जो दो चीजें इसको इस चैप्टर से अलग बनाती हैं, उन दो चीजों को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर इज सेम, जैसे कि आपने देखा होगा बिल्कुल सेम है जैसे कि आपने लाइक रिटायरमेंट, ठीक है, ऑफ द पार्टनर्स। द डिफरेंस बिटवीन टू सिचुएशंस आर, सबसे पहले रिटायरमेंट तो कभी भी हो सकता है, वो बता कर जाएगा कि चलो मैं फॉर्म छोड़ रहा हूँ, बट डेथ, किसी इंसान की डेथ कब होनी है ये तुम नहीं डिसाइड करोगे, ऊपर वाला डिसाइड करता है। तो डेथ कभी भी हो सकती है। तो सबसे पहली चीज, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर इज वॉलेंट्री, सामने वाले की इच्छा है, नेचर, एंड इट कैन बी प्लान्ड हो सकती है। वेयर इज द डेथ ऑफ द पार्टनर कैन नॉट बी प्लान्ड, सामने वाले की डेथ कभी भी हो सकती है। ठीक है, अब इससे ये नहीं बोलोगे भाई नोटिस देकर डेथ होनी चाहिए थी, नोटिस देकर ऊपर वाले के घर जाना है, नहीं। पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्यू इज मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इन केस ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के केस में सामने वाला अपना जो अमाउंट बचता है वो खुद लेता है, वो चाहे लोन में ट्रांसफर करा ले थोड़ा थोड़ा करके ले या एक साथ ले ले। बट जब बात डेथ की आती है तो डेथ में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा वो पार्टनर के एग्जीक्यूटर को मिलता है। तो ये दो डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम दोनों ही चीजों को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी चीजें रिमेनिंग सेम ही होंगी। ठीक है, बाकी एडजस्टमेंट वो सारे के सारे होते हैं जो हमने रिटायरमेंट में देखे हैं, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होगा, गुडविल का एडजस्टमेंट वही होगा जैसे वहां पर होता था गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की जगह आउटगोइंग पार्टनर हो जाएगा। ठीक है, या डिसीज पार्टनर हो जाएगा, जो जिस पार्टनर की डेथ होती है उसे डिसीज पार्टनर या मृत साझेदार कहते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट वैसा का वैसा ही बनेगा जैसा हमने देखा था। ठीक है, कुछ खास अलग नहीं होने वाला है यहाँ पर। इसके अलावा रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के ट्रीटमेंट सेम है। ठीक है, उनका कोई अलग नहीं होने वाला है। यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज पार्टनर्स, ये हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, और इसके बाद जो इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनना है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट होना है, वो भी जैसा कि रिटायरमेंट में हुआ था वैसे ही यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, एक और चीज जो इसमें होती है कि प्रॉफिट कैलकुलेशन, प्रॉफिट अप टू द डेथ। ठीक है, एक और चीज जो छूट गई है, प्रॉफिट अप टू डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, यानी कि सामने वाले की डेथ तो कभी भी हो सकती है। तो जहां जब हमारे लास्ट में जो लास्ट फाइनेंशियल अकाउंट हमारे मेंटेन किए थे वहां से लेकर डेथ तक का जो प्रॉफिट होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे बड़ा टॉपिक हमारा यही होने वाला है। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं बस बताने वाला था कि ये सेम है, सेम एज रिटायरमेंट, कुछ खास नहीं है। ठीक है, भाई आपको पता है कि गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो का डिफरेंस, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके हम गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। इसके अलावा जो रेशियोज के क्वेश्चंस होंगे वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, तो यहाँ पर हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस वन शॉट वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जो रिटायरमेंट के कॉमन टॉपिक है वो इधर हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं कि अब डेथ के टाइम पर जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको किस तरीके से शेयर करने वाले हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अप टू द डेथ ऑफ द डेथ। ठीक है, डेट ऑफ द डेथ, एंड सिमिलरली ही बियर्स द लॉस, अगर उसको कुछ लॉस होगा, यानी कि सपोज करो बंदे का जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल जो अकाउंट्स के अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए थे 31 मार्च 23 को, और बंदे की डेथ होती है 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2023 को, तो यहां से लेकर यहां तक का जो प्रॉफिट है एज वेल एज लॉस भी हो सकता है लास्ट ईयर के बेसिस पर, जैसे भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज, अगर वो चेंज नहीं होता है तो क्या क्या केसेस होंगे। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के हिस्से को कैसे लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो यहां से यहां तक कोई पीएनएल अकाउंट नहीं बनेगा अलग से। ठीक है, तो यहां तक जितना भी जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा उसी बेसिस पे हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, और उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। सपोज यहां से यहां तक का प्रॉफिट लास्ट ईयर के बेसिस पे 50,000 आया और बंदे का शेयर जो था 1/4 था, तो इसको 1/4 दे देंगे और एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल टू डिसीज पार्टनर। व्हेन डिसीज पार्टनर शेयर लॉस, अगर सामने वाला भाई लास्ट ईयर लॉस हुआ था तो इन 3 महीने का भी लॉस ही होगा,
तो इन 3 महीने के जो भी लॉस होगा तो यहाँ पे डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब अगर रेशियो चेंज हो जाता है, अगर रेशियो चेंज हो गया, सपोज करो अभी तक हमारा पहला केस क्या था कि जहां पे रेशियो चेंज नहीं हो रहा, यानी कि जो केस भी मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखा देता हूं। सपोज करते हैं कि हमारा जो ए बी सी 3 पार्टनर थे, ठीक है, जिनका रेशियो था 2:3:1, ठीक है। अगर इसमें वी की डेथ हो जाती है तो रिमेनिंग रेशियो जब न्यू रेशियो बनता है तो इसको कहते हैं कि रेशियो चेंज ना होना, ठीक है। रेशियो चेंज ना होने के केस में आपकी ये 2 एंट्रियां ऊपर वाली होंगी। अगर रेशियो चेंज हो जाता है, सपोज करो 2:1 की जगह इनका रेशियो 1:1 हो जाता है, ठीक है। अगर रेशियो चेंज हो गया तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान क्या देना है, अब आपको एंट्री करनी है। अगर प्रॉफिट हुआ लास्ट ईयर का प्रॉफिट, तो जो हिस्सा है वो हिस्सा कौन देगा, गेनिंग पार्टनर, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनिंग रेशियो में टू डिसीज पार्टनर, यानी कि जिस पार्टनर ने गेन किया होगा, अगर रिमेनिंग दोनों पार्टनर्स को गेन हो रहा है तो दोनों डेबिट करेंगे और टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस हो रहा होगा तो सीधी सी बात है, डिसीज पार्टनर का लॉस वो इंसान ले रहा है जो पार्टनर गेन कर रहा है शेयर में, जो जिसको उसका हिस्सा मिल रहा है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे गेनिंग पार्टनर्स को, डिसीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे लॉस के केस में। किस केस में, लॉस के केस में। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है, बस ये 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो डेथ में एक्स्ट्रा है। बाकी ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट पेबल टू डिसीज पार्टनर कैसे कैलकुलेट होगा ये मैंने आपको डेथ में भी बताया था, मैं यहाँ पर भी मैंने आपको फिर से सारी चीजों को मैंने मेंशन कर दिया। ये समझ लीजिए ये कैपिटल अकाउंट ही है, कैपिटल अकाउंट में जो चीजें क्रेडिट होती हैं वो यहाँ पर लिख दी है, जो चीजें डेबिट होती हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो लीगल हायर, जो भी लीगल हायर होगा या एग्जीक्यूटर्स होगा ऑफ द डिसीज पार्टनर्स आर इंटाइटल टू द फॉलोइंग। क्या क्या मिलेगा उसको, सबसे पहली चीज अमाउंट इन द क्रेडिट साइड ऑफ द डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, दोनों को हम यहाँ पर मर्ज कर देंगे। हिज शेयर ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, उसका जितना भी हिस्सा होगा गुडविल ऑफ द फर्म। हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ तक का जो भी प्रॉफिट होगा, जो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। एंड हिज शेयर ऑफ गेन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो भी हुआ है यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द डेट ऑफ डेथ। इसके अलावा अगर उसको कुछ सैलरी मिलती थी, कमीशन मिलता था, वो आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर उसने कोई लोन दे रखा है फर्म को तो वो भी हम यहीं पे मर्ज कर देंगे, या आप चाहो तो इसको सेपरेटली एग्जीक्यूटर अकाउंट में भी लिख सकते हो। अगर उस बंदे ने फर्म को कुछ लोन दे रखा था तो वो भी यहीं पर आप मर्ज कर दो। उससे कौन कौन सी चीजों को हम ले लेंगे, यानी कि जो नेगेटिव आइटम है, फॉलोइंग अमाउंट्स आर टू बी डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। हिज शेयर ऑफ लॉस, अगर कुछ लॉस हुआ या पिछले साल जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेके अप टू द डेट ऑफ डेथ तक का जो भी लॉस है वो लॉस आ जाएगा। एंड दूसरी चीज, हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का अगर कोई लॉस है तो वो रिवैल्यूएशन का लॉस भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। दूसरी चीज, हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, हिज शेयर ऑफ ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और अगर उसने कुछ लोन फर्म से ले रखा था तो वो यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे। उसने अगर फर्म से लोन ले रखा है तो वो यहाँ आ जाएगा, अगर उसने फर्म को लोन दे रखा है तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट मैंने अलग से नहीं बनाया, आप ये समझ लो कि यही कैपिटल अकाउंट है, ये इसकी क्रेडिट साइड है और ये इसकी डेबिट साइड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अमाउंट, और यही ये थ्योरी में भी एग्जाम में आता है कि हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू द एग्जीक्यूटर। तो ये सेम चीजें आपको मेंशन कर देनी है बस। दूसरी चीज, शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं ऑफ डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैन बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। पहली चीज, टाइम के बेसिस पे निकाला जा सकता है, और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या सेल्स के बेसिस पे निकाला जा सकता है। यानी कि जब बंदे की डेथ हुई, अगर 1 अप्रैल 2020 से लेके, बंदे की डेथ कभी भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चन में जो डेट होती है वो ओपनिंग या क्लोजिंग होती है, लाइक 30 जून को उस बंदे की डेथ हो गई, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक का प्रॉफिट किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, 2 बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो टाइम बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर लास्ट ईयर की अगर आपको सेल्स दी है तो सेल्स बेसिस पे कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन टाइम बेसिस। राम मनोहर, यहां पर मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राम मनोहर एंड परम वो पार्टनर्स इन अ फर्म, परम डाइड ऑन 29 फरवरी 2020, ठीक है, लीप ईयर है इसलिए 29 फेब है। His share of profit from the closure of the accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of the average of 3 completed years of the profits before death, ठीक है। पिछले 3 सालों के औसत लाभ के आधार पर उसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। उसकी डेथ से पहले 2017, 18 और 19 के प्रॉफिट दे रखे हैं, 80,000, 90,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट दी परम शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ and pass the journal entry,
फॉर द सेम व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो पीएनएल सस्पेंस के थ्रू लेकर आएंगे, और अगर चेंज हो रहा होगा तो गेनिंग टू आउटगोइंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे को एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? एवरेज प्रॉफिट हम यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? 80, 90 एंड 1 लाख। ठीक है, 80,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा आपका 90,000 का प्रॉफिट। अब बंदे की डेथ कब हुई है? बंदे की डेथ हुई है 29 Feb यानी कि कितने महीने बाद? 11 महीने बाद उसकी बंदे की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो प्रॉफिट होगा किसकी डेथ हुई है? परम की, आई थिंक ना। यस, तो परम शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? कितना प्रॉफिट होगा अगर हम इसकी बात करें तो 90,000 का जो प्रॉफिट है पूरे साल का है, इसको आप क्या करोगे? 11/12 इंटू उसका रेशियो कितना है। अगर उसके रेशियो की मैं बात करूं, अगर क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है तो रेशियो को हम क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे, यानी 1/3। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा, देखते हैं। तो 90,000 का इंटू 11/12 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका प्रॉफिट आ रहा है 27,500। तो केस नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, केस फर्स्ट, तो जनरल एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्यों लिखते हैं? भाई देखो, हमारा पीएनएल तो बना था 31 मार्च को। ठीक है, अब अगले साल कब बनेगा? 31 मार्च नेक्स्ट ईयर बनेगा, तो तब तक हमको वेट करना पड़ेगा। अब तब तक हमारे पास पीएनएल तो है नहीं, पीएनएल तो अगले महीने बनने वाला है, तो हम इस इंटरिम प्रॉफिट को हम क्या करेंगे यार, ये जो है ना ठीक है, तो इंटरिम प्रॉफिट को हम क्या करने वाले हैं? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और जब ये हमारा फाइनल पीएनएल बनेगा तब उसमें हम क्रेडिट कर देंगे इसको। ठीक है, ये क्रेडिट हो जाएगा और पीएनएल, रियल पीएनएल हमारा जो होगा वो डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर बंदे का नाम क्या है? परम, परम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 27,500 ये हमने एंट्री कर दी। अब केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 भी है यहां पर। केस 2 क्या कहता है भाई? केस 2 कह रहा है, केस 2 की कहानी क्या है? केस 2 की कहानी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स चेंज एज अ न्यू रेशियो कितना हो गया? 3:2। अब आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तो केस 2 के लिए आपको पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब यहां पर हमारे पार्टनर्स का राम और मनोहर। राम का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। राम का न्यू रेशियो है 3/5, जबकि उसका ओल्ड रेशियो 1/3 था। अगर आप एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, तो 9 - 5 = 4/15। अगर मनोहर की बात करूं तो मनोहर का रेशियो 2/5 है, पुराना रेशियो 1/3 था। एलसीएम लिया तो 15, 3 2 6 - 5 = 1/15। अब आपको क्या करना है? अगर रेशियो चेंज हो जाता है तो गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू डिसीज पार्टनर, तो यहां पर क्या हो जाएगी जनरल एंट्री? राम डेबिट, राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोहर का कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू परम। परम को मतलब नहीं है, परम तो भाई जा चुका है ऊपर। ठीक है, परम के एग्जीक्यूटर को मतलब है, उसे पैसा तो 27,500 ही चाहिए, बट इस 27,500 में से ये कितना देगा? 4/5, क्योंकि गेनिंग रेशियो क्या निकला है? गेनिंग रेशियो निकला है 4:1। ठीक है, तो 4/5 एंड 27,500 का 1/5। ठीक है, तो इंटू 0.2, ये आ जाएगा 5,500 माइनस 27,500, तो 22,000 इसका आ जाएगा। बस ये एंट्री हो जाएगी आपकी केस 2 में, क्योंकि जो हमारा रिमेनिंग पार्टनर्स है उनको गेनिंग रेशियो में, क्योंकि यहाँ पे रेशियो चेंज हो रहा है, तो जो जितना गेन करेगा वो जाने वाले पार्टनर को उतना हिस्सा दे देगा। अब यहाँ पर पीएनएल सस्पेंस भी नहीं आया। पहले में पीएनएल सस्पेंस क्यों आ गया था? क्योंकि रेशियो चेंज ही नहीं हो रहा था, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो हम देख लेंगे, और इसीलिए इन्होंने ये एंट्री की थी, पीएनएल सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल या परम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं एस्टिमेटेड ऑफ प्रॉफिट ऑन द टर्नओवर और सेल्स बेसिस। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एबीसी पार्टनर्स से 2:1 का रेशियो था। बी की डेथ होती है ऑन 30 जून 2020।
ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 was rupees 3 lakh. Sales of rupees 1 lakh amounted between the period of from 1st April 2020 से लेके 30th June 2020. यानी पिछले साल हमारी सेल थी 3 लाख की, और पिछले साल का अब प्रॉफिट भी दे रखा है. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 30,000. तो या तो आप रेट ऑफ रिटर्न निकाल लो या रेट ऑफ प्रॉफिट उसके बेसिस पे निकाल लो, या सीधा प्रॉफिट ही निकाल लेता है. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इन्होंने बोला कैलकुलेट द डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रॉफिट अप टू डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल. अगर मैं इसको निकालता हूं तो लास्ट ईयर का जो 30,000 का प्रॉफिट था वो कितने की सेल पर था? 3 लाख रुपए की सेल पर था. तो या तो आप इसे इंटू 100 करके रेट ऑफ प्रॉफिट निकाल लो, या सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर दो करंट ईयर की सेल्स का. तो करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा. करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा 10,000. अब आपसे पूछा है उसने कि भैया परम का जो डिसीज पार्टनर है बी का प्रॉफिट कितना होगा, तो 20 प्रॉफिट हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं. भैया बी का प्रॉफिट होगा 10,000 का, उसका जो भी रेशियो था 2/5. 2/5 यानी कि 40%, यानी कि 4,000. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, तो यहां पर हमने किस बेसिस पे निकाला? सेल्स के बेसिस पे हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया. यानी कि अगर फॉर्मूले की बात करो तो प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर या प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल मल्टीप्लाई विद करंट ईयर सेल. ये प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर या अप टू डेथ निकल आएगा प्रपोर्शनेट. अब एस्टिमेटेड ऑफ लॉस, कई बार ऐसा भी हो सकता है ना लास्ट ईयर लॉस हो तो इस साल भी लॉस आएगा. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर वीर धर्म एंड करम आर पार्टनर्स जिनका रेशियो है 3:1. धर्म की डेथ होती है 30th सितंबर 2020. अकाउंट्स ऑफ फर्म्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. Sales for the year ended 31st March 2020 was rupees 6 lakh, and the sales for the 6 month ended 30th September 2020 was rupees 3 lakh. Loss for the year ended 31st March 2020 was rupees 60,000. तो लास्ट ईयर का लॉस ये था. तो लॉस अप टू डेथ की बात कर लेते हैं. जब तक बंदे की डेथ हुई तब तक का लॉस कितना? लास्ट ईयर 60,000 का लॉस था. कितने की सेल करने पर? 6 लाख की. तो इस साल हमने 3 लाख की सेल की है 6 मंथ की, तो इस साल का लॉस भी तो कितना होगा? 30,000 ही होगा ना. ठीक है, अब इसमें से लॉस कितना होगा डिसीज बिगिनिंग. ठीक है, तो कैलकुलेट द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो लॉस ऑफ द पार्टनर का नाम क्या है? बंदे की डेथ किसकी हुई थी? धर्म. ठीक है, तो धर्म की भाई वैसे भी इसी साल हमारे धर्म जी भी इस दुनिया से चले गए. ठीक है, तो ये लो एक और धर्म. अब इनका रेशियो क्या था? 2/6 यानी कि 1/3. ये आ गया आपका आंसर 10,000. ये लॉस है. ठीक है, तो लॉस भी होगा. अगर यहाँ पर अगर लॉस की बात करें तो भाई सीधी सी बात है, अगर इसको पीएनएल सस्पेंस में अगर रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, अगर जनरल एंट्री करने की बात आ जाए तो क्या जनरल एंट्री होगी? धर्म जी यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे. धर्म्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ 10,000. ठीक है, और 2 पीएनएल सस्पेंस. ठीक है, इस बार हमारा पीएनएल सस्पेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है, ऐसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी अगर आप जनरल एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो, बट ठीक है. अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अगर मैं बात करूं तो सेम एज जैसा हमारा अभी तक ट्रीटमेंट होता चला आया है. ठीक है, तो जो भी हमारे गेनिंग पार्टनर्स होते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं टू यहां पर जो भी हमारा डिसीज्ड पार्टनर है कैपिटल अकाउंट. ठीक है, वैसे भी आपको पता होगा AS26 क्या बोलता है? टेंजिबल एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स प्रिस्क्राइब दैट सेल्फ जनरेटेड गुडविल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो हमको बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखाना होता है, ओनली परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं. दूसरी चीज, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल अगर हमारी बैलेंस शीट में दिख रही होती है तो उसको एज सुन एज पॉसिबल आपको फटाक से उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए. अगर दिख रही होगी तो वही एंट्री होगी जो हमारी अभी तक होती हुई आई है. ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देना है, और जो न्यू गुडविल वैल्यू होगी उसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, अब पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द लीगल हायर ऑन एग्जीक्यूटिव्स और डेथ डिसीज पार्टनर को हमको जो पेमेंट करनी है उसको दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हमने रिटायरमेंट में भी किया था, या तो आप लमसम उसको पूरा पेमेंट कर दो, या फिर आप थोड़ा बहुत उसको इनिशियल कर दो और थोड़ा आप उसको इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो. तो हाइब्रिड भी हो सकता है. तो 3 केसेस बन सकते हैं वैसे तो, लमसम में और इंस्टॉलमेंट में, या तीसरा केस कुछ थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में और थोड़ा बाकी इंस्टॉलमेंट में. ठीक है, तो मेनली अगर कैटेगरी देखी जाए तो 2 ही कैटेगरी है, या तो एक साथ या थोड़ा थोड़ा करके. ठीक है, तो अगर हम एक साथ पैसा देते हैं तो जो भी डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर होगा, अब भाई डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मत लिख देना यहाँ पर गलती से भी. ठीक है, क्योंकि अब वो तो दुनिया में है नहीं, कौन लेगा पैसा? एग्जीक्यूटर्स डेबिट टू बैंक. दूसरा, अगर हम इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे तो उस पर ब्याज लगेगा. ब्याज लगेगा तो पहली एंट्री ब्याज देने की होगी,
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, और डिसीज पार्टनर्स जब पेमेंट करेंगे तो ये पेमेंट की एंट्री हो जाएगी हर साल जब जब हम पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो देयर आर 2 एंट्रीज, हर साल ये रिपीट हुआ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन रखा है सो दैट आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए। यहाँ पर यहाँ पर एक सेकेंड, ठीक है। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन है, यहां पर देख लीजिए आप। XYZ टीम पार्टनर थे, वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन 2-1 ऑन 31 मार्च 2020 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व ये दे रखा है, तीनों का कैपिटल दे रखा है। ठीक है, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, लैंडेड बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, ऑन वाई की डेथ होती है ऑन 30 जून 2020, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, सबसे पहले तो उसको क्या मिलेगा, गुडविल ऑफ द बिजनेस वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। जैसा कि मैंने अपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में बताया था कि सबसे ज्यादा जो यूज होता है एवरेज प्रॉफिट यूज होता है। ठीक है, जहां भी आप देखोगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 ईयर, द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 ईयर, यहाँ पर पूरा लाइन से प्रॉफिट दे रखा है 50,000, 80,000, 1,10,000, 2,20,000। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो 4 ही हुए सर, ये तो 4 ही हुए। हाँ भाई, 5वें साल का लॉस है ना, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, तो 5वें साल का आपका लॉस भी दे रखा है जो 1,60,000 रुपीज का है, वो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द 1 अप्रैल 2020 till his death was to be calculated on the basis of the profit or loss for the year ended 31st March 2020, जो कि क्या है, लॉस है। 31 मार्च 2020 का तो हमारे पास क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है, तो इस साल भी उसका लॉस ही आएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल ऑफ द फर्म एंड वाई शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। दूसरा, वाई शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फर्म टिल द डेथ ऑफ हिज डेथ एंड प्रिपेयर द वाइज कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ टू बी प्रेजेंटेड हिज एग्जीक्यूटर। तो सबसे पहले तो हम गुडविल ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर हमारा हेडिंग हम डालते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का हमारा प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 2। ठीक है, यही बोला है, आप देख सकते हैं। गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। अब सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 50, 80, 1,10,000। ठीक है, तो अब यहां पर हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट 50, 80, 1,10,000 और कितना था, 2,20,000 प्लस 2,20,000 माइनस 1,60,000 का लॉस है 5वें साल में। ठीक है, तो कितना हो गया, 50, 80, 1,30,000, 2,40,000, 4,60,000, 4,60,000 माइनस 1,60,000, 3 लाख आएगा, डिवाइडेड बाय कितना, 5। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 60,000, 60,000। अब हमारी गुडविल कितनी निकलेगी, गुडविल हो जाएगी, एवरेज प्रॉफिट आया 60, 60 मल्टीप्लाई विथ 2 यानी कि 1,20,000। अब यहां पर जिस बंदे की डेथ हुई है, ठीक है, डेथ किसकी हुई है, वाई की, तो वाई का गुडविल कितना होगा, शेयर ऑफ गुडविल। वाई शेयर ऑफ गुडविल की अगर मैं बात करूं तो भाई 1,20,000 का, 1,20,000 का उसका हिस्सा कितना था, 221 यानी कि 2/5, 40%, 48,000। अब ये गुडविल कौन उसको देगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी रेशियो चेंज करने की बात आ रही है क्या, कहीं पे भी रेशियो चेंज होने की बात नहीं आ रही, तो रिमेनिंग रेशियो न्यू रेशियो बचेगा। एक को हटा देते हैं तो रेशियो क्या बचेगा, 2:1, यानी कि गेनिंग रेशियो यही होगा। तो आपको क्या करना है, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट, सॉरी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये लिख लीजिए प्रॉपर, ठीक है, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। भैया वाई को तो चाहिए 48,000, कितने चाहिए वाई को चाहिए 48, मुझे तो चाहिए 48 वाई के एग्जीक्यूटर को। अब ये 48 को किस रेशियो में बांट देंगे, 2/3 एंड 1/3, तो कितना हो जाएगा 24, ना 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 48 डिवाइडेड बाय 3, 16 16 आएगा, 16
16 इसका और 32 इसका। ठीक है, एक एंट्री तो ये हो गई कि हमारे पास कोई जनरल रिजर्व था, यह जनरल रिजर्व भी था 30,000, वो हम डायरेक्टली बांट देंगे। अब उसके प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट अप टू द डेथ। ठीक है, तो इस बार तो प्रॉफिट तो आने नहीं वाला भाई, क्या आएगा इस बार? लॉस आने वाला है। ठीक है, ठीक है, लॉस अप टू डेथ किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे? बंदे का जो लास्ट ईयर का लॉस है वो है 1,60,000। ठीक है, फर्म का जो लॉस है 1,60,000 रुपए का है। ठीक है, और इसकी जो डेथ हुई है वो कब हुई है? 30 जून 2020 को हुई है। और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो कब होता है? 31 मार्च को होता है, यानी कि 3 महीने की हम बात करेंगे। तो 3/12 के हिसाब से निकाल लो 1/4। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो कितना आ जाता है? 40,000। ठीक है, अब इसमें से वाई शेयर इन लॉस कितना होगा? 40,000 का 2/5 यानी कि 40%, तो कितना हो जाएगा? 16,000। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस। ठीक है, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। 16,000 और 16,000। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब वाइज का कैपिटल अकाउंट हमको यहाँ पर बनाना है, तो फटाफट हम बना लेते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे इसका हमारा बैलेंस कितना है, वो बैलेंस हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, और क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर? जनरल रिजर्व का हिस्सा लिख लेंगे। और क्या लिखेंगे? रिवोल्यूशन तो हुआ नहीं है। गुडविल में एक्स कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल के लिए आ जाएगा। वाई जेड कैपिटल अकाउंट, ये दोनों चीजें किसके लिए आएंगी? ये दोनों चीजें गुडविल के लिए आएंगे। ऑलरेडी हमने भी थोड़ी देर पहले ही निकाला है, ये 32,000 है और ये 16,000 है। ठीक है, इसके अलावा टू पी एंड एल सस्पेंस, टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला है, कितना आएगा? 4,000 आई थिंक। ठीक है, पी एंड एल सस्पेंस में 4,000 नहीं 16,000। ठीक है, 16,000 आएगा, 16,000। जनरल रिजर्व कितने का है? 30,000 का है। 30,000 का जनरल रिजर्व, इसमें इसका हिस्सा है 2/5 यानी कि 40%, 12,000 ही आ जाएगा। अब इसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था 3 लाख। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है? 3 लाख रुपीज। इज इट क्लियर? अब हम देख सकते हैं कुछ हमारे पास छूटा तो नहीं। ये तो गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, ये प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हो गया, और हमारे पास क्या क्या है? इधर जनरल रिजर्व था हमने लिख लिया, इधर हमारा पी एंड एल का लॉस भी है। बिल्कुल सही, तो पी एंड एल के लॉस को भी हम यहाँ पर बांटेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई एक्यूमुलेटेड लॉस है ये, तो 1,60,000 का 2/5 64,000 होगा। ठीक है, 64,000 हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। ये लॉस भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और कुछ था नहीं। प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस एज वेल एज प्रॉफिट अप टू दी डेट ऑफ डेथ, हमने उसका जो लॉस था वो भी हमने लिख लिया है। गुडविल भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और कुछ इसके हिस्से में बचता नहीं है। रिवोल्यूशन क्वेश्चन में हुआ नहीं है फिलहाल में, तो बस अब इन सब का टोटल कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ठीक है तो 32, 48, 50, 60, 3,60,000 हो रहा है। 3,60,000, 3,60,000 में से 80,000 माइनस कर दो तो 2,80,000 आ जाएगा टोटल। ये कहां चला जाएगा? वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, वाई के एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना ट्रांसफर कर देंगे? 2,80,000 ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, बस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए एक प्रकार से मैं छुड़वा रहा हूँ, बिकॉज मैं इस क्वेश्चन की जगह जो अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें दोनों चीजें होने वाली है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था? आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना, अमाउंट फाइनली पेड तक। ठीक है, जबकि हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी यही करना है, बट यहाँ में हमको पहले उसका अकाउंट बनाना है और फिर उसको फाइनली पेमेंट करना है। तो दिस इज अवर लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि 3 पार्टनर है, राम मोहन एंड सोहन। ठीक है, राम मोहन सोहन शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1. Sohan died on 30th June 2020. As per the partnership deed, the executor of the Sohan were is get amount standing in the credit of his capital account, यानी कि सबसे पहले भाई जो सोहन का कैपिटल है वो कितना है? 1 लाख रुपीज ये लेके जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज अमाउंटेड ₹1500 डायरेक्टली दे दिया, अच्छी बात है। हिज शेयर ऑफ गुडविल 50,000 ये भी लेकर जाएगा। ठीक है,
ये भी हम उसको बांट देंगे, ये दोनों पार्टनर दे देंगे। हिज शेयर और प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ विच वाज एस्टिमेटेड ₹7,500, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया, तो ये भी इसको दे देंगे, ठीक है। एंड सोहन्स एग्जीक्यूटर वर पेड 14,000, जो भी आएगा इंस्टेंटली उसको दे देंगे डेथ के अगले दिन ही, कि चलो भाई उसके क्रियाक्रम में काम आ जाएगा ये पैसा। एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट फ्रॉम 30th June 2021 with interest at the rate 6% per annum. Draw the Sohan's capital account to be rendered to the executor and Sohan's executor account till it's finally paid. ठीक है, जब तक फाइनल पेमेंट नहीं हो जाता तब तक आपको उसको पेमेंट करना है, ठीक है। 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देना है। तो सबसे पहले तो उसका अमाउंट हम इसके बैलेंस कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं बाय बैलेंस BD। कितना बैलेंस था? 1 लाख रुपए का बैलेंस था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसको IOC मिलना था, ठीक है, एज वेल एज उसको क्या मिलना था, चलो 1 बाय 1 देखते चलते हैं। सबसे पहले ये दे दिया इंटरेस्ट 1500 का है, तो हमने 1500 का इंटरेस्ट भी उसको दे दिया, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है? तीसरा है शेयर ऑफ गुडविल 50,000। अब 50,000 कौन देंगे? राम और मोहन देंगे। राम और मोहन किस रेशियो में देंगे? ठीक है, किसकी डेथ हुई है? सोहन की डेथ हुई है। अगर सोहन की डेथ हुई है तो भाई इक्वली देंगे, तो ठीक है, दोनों से इक्वली ले लेते हैं, ठीक है। बाय राम कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल वाला हिस्सा, और बाय मोहन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 50,000 का आधा आधा, क्योंकि नया रेशियो अलग से दिया नहीं है, तो कितना? 25,000 राम दे देगा, 25,000 मोहन दे देगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। थर्ड वाला, फोर्थ है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग, ये भी आपका ऑलरेडी दे रखा है, P&L सस्पेंस में डाल देते हैं 7,500 बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। कितना? 7,500। आप चाहो तो इसमें जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो, ठीक है, बट बोला नहीं है। 7,500। सोहन्स एग्जीक्यूटर वर पेड 14,000 ऑन 1 जुलाई, ठीक है। अभी अब इसको छोड़ते हैं, और कुछ तो नहीं छूट रहा है। कोई रिजर्व, यस, WCR था हमारे पास 75,000 का, ठीक है, तो WCR को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 75,000 का, इसका 1/5 रेशियो है ना, 1/5 यानी कि 20%, तो कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। 15,000 का इसका क्या आ गया? WCR। और कुछ देख लो आप, इधर कुछ बचा तो नहीं? इधर कुछ भी नहीं है, इधर कोई हमारा डेबिट बैलेंस वाला आइटम है नहीं, ठीक है। तो इतना ही चीजें थी जो हमने उसको सब कुछ सुपुर्द कर दिए। अब इसका हम बैलेंस निकाल लेते हैं, तो कितना हो गया? 25 25 50 50 65 65,000 प्लस 7,500 प्लस 1,500, एक सेकेंड, कितना हो जाएगा? 1,74,000। अब 1,74,000 कहाँ पे ट्रांसफर कर देना है हमको? सोहन के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। कितना? 1,74,000, ठीक है। ओके, अब आपको यहां से ये सोहन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट है, ठीक है, सोहन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो यहां पर सबसे पहले बंदी की डेथ कब हुई थी? बंदी की डेथ हुई थी 30th जून को, ठीक है। 30th जून 2020 को जब डेथ हुई, तो ये पैसा कहां से आ रहा है? सोहन के कैपिटल अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। कितना? 1,74,000। 1,74,000 टोटल अमाउंट है। इसी में से हमने अगले ही दिन उसको 1 जुलाई 2020 को ही हमने कितना पेमेंट कर दिया इनिशियल टू बैंक अकाउंट? अगर देखा जाए तो 14,000 का इनिशियल पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल जो अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2021 को। तो सबसे पहले तो मुझे इस पे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना? आउटस्टैंडिंग अमाउंट था मेरा 1,60,000। कैसे? 174 में से 14 तो अगले दिन दे दिए थे ना, तो इसका 6%, लेकिन कितने महीने का? 9 मंथ का देना पड़ेगा। तो 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। 1,60,000 इंटू 6% है पक्का, एक बार चेक कर लेते हैं, रेट गड़बड़ तो नहीं हो रहा। हाँ 6% ही है, ठीक है, क्योंकि ये अलग भी हो सकता है। इंटू 6% और डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई विथ 9 करेंगे तो 7,200 रुपये आएगा, ठीक है। टोटल कर लेते हैं, प्लस 1,74,000
तो 181,200। ये फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज हो गया। 31 मार्च 2021 को टू बैलेंस CD माइनस 14,167,200। ठीक है, 1,81,200। अब इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1/4/2021 को बाय बैलेंस BD 167,200। अब 30th जून तक की कहानी और सुनो। 30th जून 2020 को, ठीक है, क्या बोला था जरा यहाँ पर इनको पेमेंट कैसे करना है अगर आपको ध्यान हो तो। Sohon's executor but paid 14,000 on 1st July 2020 and the balance in 2 equal yearly installment from 30th June 2021 with interest 160। अगर मैं इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो भाई बंदे की इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? इंस्टॉलमेंट को मैं यहां पे बना देता हूं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा? इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा भाई? 1,60,000 का डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 80,000 प्लस इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? तो अब हमको पहले तो ब्याज देते हैं, क्योंकि यहां तक का ब्याज भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाय इंटरेस्ट कितना? अब सर ब्याज किस पे देना है? 167,200 पे या सिंपल इंटरेस्ट चलेगा मेरा भाई, है ना? कोई कंपाउंडिंग नहीं होने वाली है। वो तो बंदे की डेथ ऐसे दिन हो गई, इसलिए हमको करना पड़ रहा है ये सब। अगर 1 अप्रैल को हुई होगी तो दिक्कत नहीं होती। अब कितने महीने का? 3 मंथ का बैलेंस पे इंटरेस्ट दे दो, ठीक है। तो जो हमारा 7200 था, 7200 को डिवाइड कर दो आप 9 से, मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो आपका कितना आ जाएगा? 2400 का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आप यहां पर 30th जून 2021 को दूसरी इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे 80,000 का फिक्स इंटरेस्ट प्लस 7,200 का पिछले साल जो इंटरेस्ट आपने जोड़ लिया प्लस 2400 रुपए का इंटरेस्ट, ये हो गया। अब खुद बताओ 80,000 का या 1,60,000 का 6% इंटरेस्ट कितना होता है? 9,600 होता है। इन दोनों को टोटल करके देख लो, 9,600 हो जाएगा। तो आप टोटल कितना दोगे? 89,600 की पहली इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी। अब क्योंकि ये डेट आ गई है, अब हम फिर 31 मार्च 21 था, 22 को फिर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब सर 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट, लेकिन अब किस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा? 80,000, क्योंकि अब 80,000 तो आपने पे कर दिया, ठीक है। 9/12 कितना हो जाएगा? 4800। और अरे इसका सीधा आधा कर लेते हैं, 7200 का आधा कितना होगा? डिवाइडेड बाय 2 3600 होगा, ठीक है। अब बैलेंस निकाल देते हैं, टू बैलेंस CD। बैलेंस कितना बचेगा? इन तीनों को टोटल कर लो, ठीक है। 3600 प्लस 2400 प्लस 167,200 173,200 हो गया। अब इसमें से 89,600 माइनस करते हैं तो 83,600 बचेगा, ठीक है। 173,200। अब हम इसको लेकर जाते हैं कहां पर? फिर हमने ये बैलेंस 31 मार्च का था, 31 मार्च 22 का, ठीक है। इसको हम लेकर गए 1 अप्रैल 22 बाय बैलेंस BD। कितना बैलेंस बचा है? 83,600। अब 30th जून को आपको क्या करना है? 30 जून 2022 को बाय इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट दे दीजिए 80,000 का 6% 3 महीने का। ऊपर कितना बना था? 2400, अब कितना बनेगा? 1200। करके देख लो चाहो तो, ठीक है। ठीक है, अब टोटल कर लो। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 84,800। इतने का पेमेंट कर देना 30 जून को। 30 जून 2022 को हमको कितना पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट? कितना? 84,800। चाहो तो यहाँ पर कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। 80,000 का आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। 3600 पिछले साल का ब्याज है प्लस 9 महीने का, और ये 12 महीने का, ये 1200, 3 महीने का 1200। टोटल 84,800 का हमने फाइनली पेमेंट कर दिया। ये आपका सोहन्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गया है। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन था, दैट्स वाई मैंने आपको एक क्वेश्चन ये वाला आपके लिए घर पर करने के लिए क्वेश्चन छोड़ दिया। इसमें ऑलरेडी अमाउंट दे रखा है, आप चाहो तो क्वेश्चन को देख सकते हो कि इसका क्रेडिट बैलेंस 70,600 है।
सीज एग्जीक्यूटर को 10,600 इमीडिएटली, यानी 17,600 में से 10,600 उसको तुरंत दे दिए गए। अब 60,000 रुपए बचे हैं और 60,000 को उसने क्या बोला, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है, यानी 20,000 प्लस इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट के साथ पे करना है। तो आप पे कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब लास्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो है सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो ये बोलता है कि भैया पार्टनर्स के पास, पार्टनर तो मर गया या घर चला गया, रिटायर हो गया, दोनों ही केसेस में, इन द केस ऑफ रिटायरमेंट और इन द केस ऑफ डेथ, दोनों में ही ये सेक्शन हमारा एप्लीकेबल है 37। ये कहता है कि पार्टनर्स को क्या राइट है अगर उसका पैसा नहीं दिया सामने वालों ने, अगर फर्म ने पैसा नहीं दिया उसके एग्जीक्यूटर को या रिटायरिंग पार्टनर्स को, तो क्या राइट है। पहला राइट तो ये है कि वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे 6% का इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, इंटरेस्ट मांग सकता है। लेकिन एक ही राइट नहीं है, साथ साथ दूसरा राइट भी उसके पास, कि उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस अमाउंट के हिसाब से जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है उसको, उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को कैपिटल मान लिया जाएगा और उसे, उस पर ब्याज, उस प्रॉफिट में, मतलब जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में जो हिस्सा बनेगा उसके कैपिटल रेशियो में, वो भी उसको मिलता रहेगा। उन दोनों में से जो हायर होगा वो मिलता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें तो एज पर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ द फुल और पार्ट अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स स्टिल रिमेन्स टू बी पेड, देन ही विल बी इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट। दो चीजें हो सकती, और लगा है, ध्यान से देखिएगा, या तो इंटरेस्ट ले ले भाई या प्रॉफिट ले ले, लेकिन सर मैं कौन सा लूं, मैं तो कंफ्यूज हूं, दोनों में से जो ज्यादा वो ले ले, तुम्हारे पास राइट है। सर ये तो फिर, ये तो होशियार, वो तो प्रॉफिट ही मांगेगा अगर ज्यादा होगा तो, सीधी सी बात है। लेकिन अगर लॉस हो गया तो वो इंटरेस्ट मांगेगा, ठीक है। तो दोनों में से जो ज्यादा होगा वो, इफ इट्स म्यूचुअली एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट इंटरेस्ट और शेयर इन द प्रॉफिट विल बी नॉट टू बी पेड, नो अमाउंट शैल बी पेबल। अगर उनके बीच में ये डिस्कस हो गया तो फिर कुछ नहीं, लेकिन अगर उसके पास पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो उसके पास दो राइट है, वो राइट देता है उसको सेक्शन 37 और पार्टनरशिप एक्ट 1932। इफ पार्टनर इज नो एग्रीमेंट amount to be the partners, then outgoing partners, his representative, have the choice to get the either of the following till final settlement। जब तक नहीं हो जाता तब तक वो इन दोनों में से कोई, जो whichever is higher, वो लेगा। इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन द बैलेंस ऑफ अमाउंट। अगर कब नहीं, देखो अगर सेटल है, डीड में अगर लिखा है तो फिर तो डीड के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन डीड में कुछ नहीं लिखा है तो फिर ये दो में से कोई एक। तो इंटरेस्ट 6% ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। दूसरी चीज, शेयर इन द प्रॉफिट अर्न्ड प्रपोर्शनेट टू द हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू द टोटल कैपिटल। कैसे कैलकुलेट करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट? जो भी प्रॉफिट हुआ, सपोज करो उसकी डेथ के बाद हमारे पास 50,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब 50,000 का ये तो हो गया प्रॉफिट, उसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, चाहे वो डिसीज पार्टनर हो या रिटायरिंग पार्टनर हो, अब सपोज करो उसकी जो कैपिटल है वो है 5 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग पार्टनर। अगर मैं इसकी बात करूं, जो पार्टनर चला गया उसको छोड़कर जो पार्टनर बचे हैं, ठीक है, जो उसको जो ये 50,000, जो पार्टनर चला गया उसकी कैपिटल सारे एडजस्टमेंट करने के बाद 5 लाख थी, और जो बचे उनकी कैपिटल 10 लाख थी, और जो चला गया उसकी 5 लाख थी। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, यानी 50,000 का प्रॉफिट उसके जाने के बाद उसकी कैपिटल से मल्टीप्लाई करो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल प्लस आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, डिवाइड करके निकाल लो। तो 15 लाख से यानी कि 1/3 जो भी होगा आपका 17 नहीं आता है, 16,000 कितना आएगा, 16,667। ये वाला हिस्सा उसको तब तक मिलता जाएगा जब तक उसको तुम पेमेंट नहीं कर देते। सर हमने अगर अगले साल इसमें 5 लाख में से 2 लाख दे दिए तो अब उसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट 3 लाख बचेगा, उस प्रोपोर्शन में वो लेता रहेगा। लेकिन अगर लॉस हो गया तो उसको 6%, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि भाई जो जिसमें फायदा होगा, अगर मिनिमम प्रॉफिट, अगर उसको इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा तो इंटरेस्ट ले लेगा। सपोज करो इंटरेस्ट 16,000 से ज्यादा हो रहा होता, 20,000 इंटरेस्ट बना होता, इंटरेस्ट मांगता, ठीक है, बिल्कुल सही। अभी हमने इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं की। अब उसकी 5 लाख की कैपिटल है, 5 लाख की कैपिटल पे अगर 6% का इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 30,000। वो 30,000 लेगा ना। ये मेरी तरफ से इलस्ट्रेशन हो गया। अब इस इलस्ट्रेशन में हम देख लेते हैं, लाल बाल पाल पार्टनर थे, 4:3 का रेशियो था, पाल डाइड ऑन 1 जुलाई 2023 ऑन विच डेट द कैपिटल ऑफ लाल बाल पाल की कैपिटल कितनी है, आउटस्टैंडिंग 75,000, 65 एंड 45 रिप्रेजेंट। लाल एंड बाल कंटिन्यूड द कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 मंथ विदाउट सेटलिंग हिज अकाउंट ऑफ पाल। पाल की डेथ हो गई लेकिन उसका सेटल किए बगैर अकाउंट ही अपना बिजनेस करते रहे। एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड, जब 6 महीने बाद देखा कि प्रॉफिट कितना हो गया, 50,000 हो गया, earned by the firm. State which of the two options available with the PAL executors under section 37 of
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड बी एग्जीक्यूटेड। तो भाई मैं सबसे पहले मैं ऑप्शन 1 की बात करूं, मैं यहां से मेरा सॉल्यूशन शुरू होता है, ठीक है। ऑप्शन 1 क्या है इसके पास? ऑप्शन 1 है कि इसके पास जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, पाल की कैपिटल कितनी है? लाल बाल पाल की कैपिटल है 45। ऑप्शन 1 है कि 45,000 का 6% कितना हो जाएगा? 2700। 2700 ही होगा पक्का। 45,000 इंटू 6%, 2700, ठीक है। दूसरा ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2 है हमारे पास कि वो बंदा 50,000 का जो प्रॉफिट हुआ है इंटू इसकी कैपिटल कितनी है? 45 डिवाइडेड बाय तीनों की कैपिटल कर लो, तीनों का आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो कितना हो जाएगा? 75,000 प्लस 65,000 प्लस 45, है ना? इतना ही है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ रहा है? ये हो जाएगा आपका 75 65 75 प्लस 65 प्लस 45 185, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50,000 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 1,85,000, ठीक है। तो 50 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 185, इसका जो प्रॉफिट आ रहा है 12162, ठीक है। अब सामने वाला एग्जीक्यूटर अगर बुद्धू तो होगा नहीं कि बोलेगा मेरे को 2700 रुपए दे दो, मेरे को क्या करना, सब मोह माया है, ऐसा कुछ बोलेगा क्या? नहीं ना। तो वो क्या बोलेगा? भाई साहब मुझे आप ये वाला अमाउंट दीजिए। ओह सॉरी, ये 6 महीने का ही प्रॉफिट है ना? हाँ बिल्कुल सही, 6 महीने का प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट ही 6 महीने का, ये पूरे साल का नहीं है, नहीं तो हम 1/2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 6 महीने का ही प्रॉफिट 50,000 था, 12,162। तो जो भी हायर होगा, विच एवर इज हायर, यानी सीधी सी बात है 12,162 रुपए डिमांड करेगा सामने वाला एग्जीक्यूटर, 12,162 रुपीज डिमांड करेगा, बोलेगा भाई मुझे इतना चाहिए। क्योंकि क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे पापा का, मेरे मम्मी का, जो भी जो डिसीज पार्टनर था, तो उसका एग्जीक्यूटर मांगेगा, बोले 45,000 का अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, वो आपने दिया नहीं, अब उसको मैंने इस रेशो में बांट दिया। तो ये कहता है सेक्शन 72। इससे पहले वाले मेरे रजिस्ट्रेशन में आपने देखा कि वहां पर इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा था, सामने वाले ने क्या डिमांड किया था? इंटरेस्ट डिमांड करेगा सामने वाला। यहाँ पर इंटरेस्ट ही हमारा ज्यादा आ रहा था तो इंटरेस्ट डिमांड करता, और इस वाले केस में यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था तो प्रॉफिट डिमांड करेगा। होप सो यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये हमारा डेथ ऑफ पार्टनर का वन शॉट वीडियो था। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे वन शॉट वीडियो एज वेल एज सैम्पल पेपर्स और कुछ हमारे एग्जाम टिप्स एंड हैक्स में के वीडियोस में लेकर आने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।